नमस्ते डियर स्टूडेंट, 12th के मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट में जो लास्ट चैप्टर है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो 4 मार्क के लिए स्टेट बोर्ड में आपको पूछा जाता है। इसमें एक 4 मार्क का एग्जाम्पल ही आपको स्टेट बोर्ड में आएगा और उस एग्जाम्पल में आपका वर्क जो होता है, जो बेसिक डेफिनेशन तो ऑलरेडी कवर हुए हैं, उस एग्जाम्पल में आपके दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो आपको फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है या फिर फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए होता है। तो जो मेथड आपको यूज की गई है दैट इज कॉल्ड एज ए ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से गिवन एलपीपी को आपको सॉल्व करना है। तो एलपीपी का जो स्ट्रक्चर होता है आपको मालूम है। जो पहला जो पार्ट होता है जो आपको जेल के साथ में अटैच किया जाता है दैट इज यहाँ 4x + 6y है। तो इस फंक्शन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको दोनों में से एक वर्क करने के लिए कहा जा सकता है, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। तो क्वेश्चन आपको मैक्सिमाइज करने के लिए दिया है, तो इस जेल की वैल्यू आपको मैक्सिमम निकालनी है। लेकिन कौन से रेस्ट्रिक्शन के साथ, कौन से इनइक्वेशन के साथ, कौन से कंस्टेंट के साथ जेल मैक्सिमम करना है, लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करने वाला हो x एंड y होना चाहिए। तो उसमें जो आपको सब्जेक्ट 2 के बाद में दिए जाते हैं उनको आप कंस्टेंट्स कहते हैं, और जो लास्ट वाले 2 कंस्टेंट्स है जिनको आपको कहना है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर कॉमन रीजन को परमिट नहीं करते हैं। दोनों का कॉमन रीजन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है और बाकी का कहाँ आपको मिलता है उसके हिसाब से आपको कॉमन रीजन ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करना है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स को डिसाइड करना है, उसके कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, और एक बार कोऑर्डिनेट्स आपके पास अवेलेबल हो गए तो उस कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस जेल में 1 बाय 1 आपको यूज करना है। x एंड y के जगह पे उस कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर यूज करेंगे पहला और दूसरा, तो जेल की वैल्यू आपको सभी कॉर्नर पॉइंट के पास, वर्टाइसेस के पास, उस फीजिबल रीजन के वर्टाइसेस के पास निकालना पड़ता है। और जहां आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी उस जेल की, वही आपका आंसर होगा। ये रास्ता होता है ग्राफिकल मेथड यूज करके एलपीपी को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास एक एलपीपी है जिसको मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया है एग्जांपल नंबर फर्स्ट में। तो z = 4x + 6y सब्जेक्ट टू 3x + 2y <= 12, x + y > 4, x > 0, y > 0। अब इस इनइक्वेशन को मैं एक टेबल के फॉर्म में, आगे ग्राफिकल मेथड के इसमें ग्राफ निकालना पड़ता है, तो मैं इसको एक टेबल में यूज करना चाहता हूं। तो इन इक्वेशंस को आपका सॉल्यूशन जो स्टार्ट होगा इस छोटे से टेबल के साथ होगा। तो आपको कंस्टेंट जो आपको पहला दिया है उसको पहले कॉलम में लेना है, दूसरा करस्पॉन्डिंग बाउंड्री इक्वेशन, उस इक्वेशन को तैयार करना है। इन इक्वेशन को हटा के आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लेके आना है ताकि ग्राफ उसका इमीडिएटली मिल सके। आपको मालूम है सब इन इक्वेशन जो है ये लीनियर टाइप के है, तो उससे तैयार होने वाला जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन जैसा ही होगा। तो आपको पहले कंस्टेंट के साथ यूज करना है। तो पहला कंस्टेंट आपको मिला है 3x + 2y <= 12। यह आपका सॉल्यूशन का पहला पार्ट होगा जिसमें आपको एक टेबल तैयार करना है। पहला कंस्टेंट का हो, पहला इनइक्वेशन का हो, और उस इनइक्वेशन को आपको थोड़ी देर के लिए वो <= का सिंबल कट करके उसको इक्वेशन में लाना है और इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाना है। इसका मतलब उसके राइट साइड में जो आपको यहाँ 12 दिखाई देता है, यहाँ आपको कंपल्सरी 1 लाना है। तो आपका वर्क ये होता है कि इस इक्वेशन को हर टर्म को 12 से डिवाइड करो। तो इसके नीचे अगर 12 आता है तो 3 से 12 कैंसिल करके, ये नीचे 12 आने के बाद 3 से 12 कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ 4 मिलेगा x के नीचे, फिर बीच में प्लस है। यहाँ अगर नीचे 12 आता है 2y के नीचे 12 आने से 2 से 12 कैंसिल होगा और y के नीचे आपको मिलेगा 6। और राइट साइड में आपको 12 बाय 12 का स्ट्रक्चर, आपको जो एक्सपेक्टेड नंबर राइट साइड में जो चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो आपके पास राइट साइड में 1 चाहिए था, वो 1 आपको मिल जाएगा जो 12/12 से मिल जाता है। तो ये आपका पहले इनइक्वेशन का स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हैं। दूसरे इनइक्वेशन को इसी फॉर्म में अगर लेते हैं तो दूसरा इक्वेशन आपका कहता है, इनइक्वेशन कहता है कि x + y > 4। अब सिंबल <= का है, यह <= का है। आपको इसको इक्वेशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, x + y = 4, और आपको इस फॉर्म में लेके आना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x के नीचे भी 4 आएगा, y के नीचे 4 आएगा और आपको 4/4 से
राइट साइड में जो एक्सपेक्टेड नंबर है जिसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं उस फॉर्म में वो मिल जाता है। आपको दूसरे दो जो कंस्टेंट्स है अगर इसी फॉर्म में लिखना है तो आपको मालूम है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, तो यहाँ से जो लाइन तैयार होती है वो x इज इक्वल टू 0 वाली होती है जो y एक्सिस होती है, इस फॉर्म में उसको नहीं लेके आ सकते। और लास्ट वाला जो आपका इक्वेशन है y ग्रेटर देन और इक्वल टू का है तो उसको y इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, इसका मतलब आपकी x एक्सिस होती है और राइट साइड में नेक्स्ट कॉलम में उसको उस फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। तो ये आपका पहला टेबल जो आपने किस पर्पस के लिए तैयार किया है ताकि आपका ग्राफ इमीडिएटली मिल सके। तो इनको क्या करना है, आपको ग्राफिकल आपका जो स्ट्रक्चर है ग्राफिकल से जाना है तो आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए और दोनों का इंटरसेक्शन आपका ओ होता है। आपका टारगेट क्या है, यहां अगर मैं नंबरिंग करता हूं सेम स्केल अगर मेंटेन करता हूं दोनों एक्सिस के ऊपर तो यहां मुझे मिलेंगे नंबर इस तरह से ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस मुझे नंबर इस तरह से मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कहां तक नंबर चाहिए ये किसको आपको चेक करना पड़ेगा, कहां तक नंबर चाहिए। आप कह सकते हैं कि आपको नंबर कहां चाहिए, नंबर मैक्सिमम नंबर एक्स एक्सिस को कहां तक चाहिए तो 4 तक चाहिए और वाई एक्सिस के ऊपर कहां तक नंबर चाहिए तो 6 तक नंबर चाहिए। तो वाई के नीचे सबसे बड़ा नंबर 4 है और एक्स के नीचे सबसे नंबर बड़ा आपको मिलता है 4। तो आपका पहले इक्वेशन को जो इक्वेशन मिला है उसका ग्राफ निकालने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर जहां 4 है उसको राउंड करो और वाई एक्सिस के ऊपर जहां 6 है उसको राउंड करो। तो आपका टारगेट ये होगा एक्स एक्सिस के ऊपर 4 और वाई एक्सिस के ऊपर 6, जहां भी आपको मिले एक्स एक्सिस के ऊपर 4 और वाई एक्सिस के ऊपर 6 जहां भी आपको मिले उनको राउंड करना है और पहली लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है। तो पहली लाइन को आपको ड्रॉ करना है। तो पहली लाइन ये दो सर्कल से आपको ड्रॉ करनी है। तो आपका जो पहला इन इक्वेशन है उससे तैयार होने वाला इक्वेशन और उससे तैयार होने वाली जो लाइन है वो इस तरह से आपको मिलती है। तो ये जो लाइन है इस लाइन का अगर आप इक्वेशन निकालना चाहे इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन आपको ऑलरेडी मालूम है। उस लाइन का इक्वेशन क्या है, उस लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y = 12। तो आप अगर इसको 3x + 2y उस लाइन के कहीं तो भी आपको एक जगह पे उसका इक्वेशन लिखना है 3x + 2y = 12। अब आपको और एक चेक करना है कि उस इक्वेशन में उस इक्वेशन में जो सिंबल आया है वो लेस देन और इक्वल टू का है और लेस देन और इक्वल टू का सिंबल जब आता है और लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है, when line is not passing through origin and that inequation is containing less than or equal to, then we can say that inequation has its solution to the origin side of that line। तो उस लाइन का ओरिजिन साइड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर तो नहीं जाना है लेकिन इस लाइन का ओरिजिन साइड जो है वो उसके सॉल्यूशन में आ जाता है। तो ये आप 2-3 जगह पे एरो देके उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो बाहर नहीं जाना है लेकिन लाइन का उस इक्वेशन का जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन किस साइड पे है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं लेस देन और इक्वल टू सिंबल आता है और लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो उसका जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का लाइन का ओरिजिन साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट के नहीं जाना है बाहर, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2-3 जगह पे उसको एरो देके इंडिकेट किया है उसका सॉल्यूशन सेट किधर है एक का। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको और एक इक्वेशन है जिसका x के नीचे 4 है y के नीचे भी 4 है। तो आपको फिर ग्राफिकल मेथड से चलना है कि x एक्सिस के ऊपर 4 ही है लेकिन y एक्सिस के ऊपर भी 4 मेंटेन करना है, y एक्सिस के ऊपर भी 4 मेंटेन करना है। तो ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन x एक्सिस के ऊपर भी 4 y एक्सिस के ऊपर भी 4, तो इनसे पास होने वाली लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है। तो लाइन को ड्रॉ करते समय फिर आपको ये 4 से पास करना है और यहां भी आपको 4 से पास ही करना है। So that
आपके पास जो लाइन मिलती है सेकंड वाली, उसका इक्वेशन क्या है? अगर आप कहीं तो भी एक जगह पे लिखना चाहते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और उस इक्वेशन के इन इक्वेशन में कौन सा सिंबल आया है? तो आप यहां अगर चेक करना चाहते हैं तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आया है। व्हेन लाइन, जब लाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल यूज करती है, उस इक्वेशन में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का है सिंबल और वो ओरिजिन से पास नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन सेट किधर है? तो लाइन का नॉन ओरिजिन साइड जो होता है, लाइन का नॉन ओरिजिन साइड, ये लाइन का होता है ओरिजिन साइड। और जब ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आएगा, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आएगा तो नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन इज द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाना नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि दो तीन जगह पे उसको एरो देके आप छोड़ सकते हैं। तो लाइन का कौन से साइड पे सॉल्यूशन, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द सॉल्यूशन है। और आपके बाकी के जो दो कंस्टेंट्स है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं परमिट करते, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसका ऐसे कोई लाइन नहीं है, ये खुद वो x एंड y एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा कॉमन रीजन है। तो चारों का मिला के जो कॉमन रीजन आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पार्ट है, ये दोनों का रीजन है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा कॉमन सॉल्यूशन। तो ये दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन सॉल्यूशन है। अब इनका कॉमन सॉल्यूशन कहाँ है? तो इनका कॉमन सॉल्यूशन देखने के लिए आपको ये लाइन के नीचे सॉल्यूशन है, इस लाइन के ऊपर सॉल्यूशन है, तो कॉमन रीजन को आपको सैडेड करना है। तो कॉमन रीजन अगर सैडेड करते हैं, मान लो अगर कॉमन रीजन को सैडेड करना है तो आपको इसको इस तरह से आप रफ ग्राफ ही आपको एक्सपेक्टेड होता है एक्चुअल बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी। तो आप रफ ग्राफ ही निकालो, ज्यादा उसको इतना केयर लेने की जरूरत नहीं है, अंदाज से उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब आपके पास एक बार रीजन अवेलेबल होगा, कॉमन रीजन एक बार अवेलेबल होगा, तो आपका काम होता है उस कॉमन रीजन को नाम देना है, उस कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट को नाम देना है। तो मैं इसको ए कह सकता हूं, मैं इस कॉर्नर पॉइंट को बी कहना चाहता हूं, मैं इस कॉर्नर पॉइंट को सी कहना चाहता हूं। तो कॉमन रीजन जो आपको मिला है ए बी सी और वापिस ए के पास आपको लेके आना है। तो पूरा राउंड देके आपको कॉमन रीजन को यहां बताना है। तो इसके बाद में आपका वर्क होगा कि ये जो कॉमन रीजन है, यहां जो कॉमन रीजन आपको मिलता है उसको एक सेंटेंस में आपको लिखना है। द फीजिबल रीजन, उसको ही आप कॉमन रीजन कह सकते हैं। तो फीजिबल रीजन इज, आप उसको अगर नाम देते हैं तो पूरा एक रोटेशन लेना है, पूरा एक राउंड करना है, ए बी सी और वापिस ए के पास ही आना है। एज शोन बाय सैडेड पोर्शन। तो सैडेड पोर्शन में जो पार्ट आपको दिखाई देता है वो सभी चारों कंस्टेंट का कॉमन रीजन है, फिजिबल रीजन है, क्योंकि वो फर्स्ट में है। और आपका काम ये होता है इसके आगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स आपको कहना है, इनके कोऑर्डिनेट्स पे एक बार आपको बताना है कितने कोऑर्डिनेट्स है। तो मैं अगर ए के कोऑर्डिनेट्स बोलना चाहता हूं तो यहाँ आप उसके कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन करना चाहते हैं। इट्स वर्टाइसेस, उसको ही आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। इट्स वर्टाइसेस और कॉर्नर पॉइंट्स पहला कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट आपका ए है और ये आपने लिया है कौन से एक्सिस के ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए उसका दूसरा कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, लेकिन पहला कौन सा होगा? तो 4 के पास आपने लिया है, तो 4, 0 उस ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपने नेक्स्ट वाला पॉइंट बी नाम का लिया है वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट को लेते हैं तो उसका पहला कोऑर्डिनेट 0 आएगा। कौन से नंबर के पास लिया है? तो नंबर है आपका 4, तो ये 0,4 वाला स्ट्रक्चर आएगा, 0,4 वाला बी का स्ट्रक्चर आएगा। और आपने सी एक बार फिर से वाई एक्सिस के ऊपर ही लिया है, तो सी कौन से नंबर के पास लिया है? तो सी आपने 6 नंबर के पास लिया है, तो सी का पहला 0 होगा और दूसरा 6 होगा। तो आपको सी के कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं 0,6। एक बार तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर अवेलेबल हो गए, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हो गए, तो फिर आपका मेन टारगेट अभी वेट में है, उसको आपको वर्क करना है। आपका वर्क होगा उस z की वैल्यू मैक्सिमम किस वर्टेक्स के पास आती है, ये आपका टारगेट है, और उस टाइम उसका x और y क्या होता है।
तो आपको एक छोटा सा टेबल या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ जेड खुद क्या कहता है, जेड की खुद की वैल्यू क्या है, जेड अगर एलपीपी में देखते हैं तो जेड कहता है 4x + 6y, जेड की खुद की वैल्यू है 4x + 6y, तो 4x + 6y ये जो आपको जेड का स्ट्रक्चर मिला है उसमें x एंड y क्या रखना है, उसमें x एंड y उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है जिसके पास आप वैल्यू निकालते हैं। मान लो अगर मैं उस z की वैल्यू a के पास निकालता हूं तो सिंबल कैसा आएगा, z at a। शॉर्ट में अगर दिखाना है तो मैं z की वैल्यू a के पास निकालता हूं तो मैं उसको z at a कहूंगा, और उस a के कोऑर्डिनेट्स भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं z at a क्या है, तो z की वैल्यू a के पास जिसका पहला कोऑर्डिनेट 4 है और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, तो z का स्ट्रक्चर क्या है 4 टाइम्स ऑफ x, लेकिन x कितना है, x उस पॉइंट का मींस पहला कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, प्लस बाद में आपका z का स्ट्रक्चर क्या है 6 टाइम्स ऑफ y कितना है, y मींस उस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट इज 0। तो आप इस कैलकुलेशन को आगे लेके जाएंगे तो 16 + 0, तो ये होगा 16 + 0 दैट इज 16। फिर आगे आते हैं, आपको z की वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट वर्टेक्स के पास, तो z की वैल्यू b के पास निकालते हैं, तो b कहा 0,4 के पास आपने लिया है, तो इस टाइम आपका z क्या रहेगा 4 तो एज इट इज रहेगा, साथ में आपको x देना है, कितना है x उस b का मींस पहला कोऑर्डिनेट कितना है 0 ही है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ y मींस उस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो आप यहाँ फिर से वही कहेंगे कि पहला तो 0 आएगा प्रोडक्ट, दूसरे का 24 आएगा, और ये आंसर ही आपको 24 मिलता है। और लास्ट वाला एक केस है कि आपको z की वैल्यू c के पास निकालनी है, जिस c के कोऑर्डिनेट है 0,6, तो c के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है 0,6, उसमें आपका x कितना होगा, x होगा 0, y होगा 6, तो आपको 4 टाइम्स ऑफ x है, और x कितना है, x तो आपको 0 मिला है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ y है, y कितना है, y तो आपको 6 मिला है, तो ये प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा 0 + 36, तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू या बाद में एडिशन की वैल्यू आपको 36 मिलती है। और आपका क्वेश्चन क्या है, आपका अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज करना है जेड को, मिनिमाइज करने के लिए अलग आंसर आ सकता है, लेकिन मैक्सिमाइज करना है तो ये तीन ही आपके पास वैल्यू है 16, 24, 36, तो मैक्सिमम ये तीनों में से जो वैल्यू आपको मिली है उसको आपको सेलेक्ट करना है लास्ट सेंटेंस में बाइंड करने के लिए। तो आपका लास्ट सेंटेंस आंसर कैसा होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 36 एट, कौन से पॉइंट के पास आपको मिला है z मैक्सिमम, वो c के पास मिला है, एट c, जिस c के कोऑर्डिनेट्स आप कह सकते हैं 0,6, या फिर आप कहना चाहते हैं x और y के फॉर्म में, तो x कितना है उस टाइम, x की वैल्यू 0 है, और y कितना है उस टाइम, एंड y इज इक्वल टू 6। ये आपका लास्ट आंसर का लास्ट सेंटेंस होगा, जिसके लिए 1 मार्क होगा, z के वैल्यू के लिए 1 मार्क होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 1 मार्क होगा, और जो आपने रफ ग्राफ निकाला है उसके लिए 1 मार्क होगा। ऐसे 4 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन जनरली मेंटेन किया जाता है ये इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए। अगर यही एग्जांपल मिनिमाइज करने के लिए दिया होता तो मिनिमाइज करने के लिए देते समय आपको क्या करना है, z की वैल्यू सबसे कम कहाँ है, तो z की वैल्यू इस a के पास सबसे कम है, तो आपको मिनिमाइज करते समय इस 16 को बॉक्स देना पड़ेगा, 16 आपका आंसर होगा। और आप लास्ट आंसर में क्या लिखते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 16 एट a 4,0, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ऐसा भी आपको आंसर अगर कहा पूछा जाता है तो उस आंसर को भी आप लिख सकते हैं। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दोनों में से एक टारगेट दिया जा सकता है, आपके कंस्ट्रेंट्स अलग अलग दिए जा सकते हैं, उसके हिसाब से आपको ग्राफ निकालना है, कॉमन रीजन तैयार करना है, उनके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, और सभी कोऑर्डिनेट्स को z को सप्लाई करना है, और जो टारगेट है उसके हिसाब से आपको आंसर को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से एलपीपी के सिंपल एग्जांपल्स है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, 10वीं के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सबसे इजी है, आपके हाथ के मार्क है, इसलिए वो मिस नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।